क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस किया, उसका इंट्रोडक्शन किया, उसी के ऊपर बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि बोलने से भी लगी रहा पता उसकी एप्लीकेशन, जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमने उसकी आइडेंटिटी यूज की, उसके जो एंगल्स यूज किए, उसमें जो हमने रेशियोज यूज किया, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने रूटीन एक्टिविटीज के साथ। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ बैठे बैठे हमें पता करना है कि टीवी टावर की हाइट कितनी है। तो एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स हैं, उसको यूज करके हम उसकी हाइट पता लगा सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं और हम जानना चाहते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री से कितनी दूर बैठे हैं। बिल्कुल पता लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अपने फंडामेंटल से, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और उसके रेशियो से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, इसकी हेल्प से, इसकी एप्लीकेशन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपना डिस्टेंस या उसकी हाइट पता कर सकते हैं। मान लो अब हम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और वहां से हमने एक नीचे ग्राउंड पर एक कार को देखा। अब हम अगर ये जानना चाहते हैं कि वो कार बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे खड़ी है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से पता लगा सकते हैं। हम जानना चाहते हैं, हमने उस कार को, सब्जेक्ट को देखा और हम जानना चाहते हैं कि हम बिल्डिंग से कितनी हाइट पर खड़े हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज होती हैं। सॉल्यूशन का उन बेसिक टर्म्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो वो टर्म्स हमारे सामने आएगी, तो इसलिए हमें उसका पता होना जरूरी है। दूसरी बात, उन टर्म्स का इसलिए भी पता होना जरूरी है कि ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब हाईएस्ट वेटेज का ये एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। बहुत साल पहले ये 6 मार्क्स का भी आया करता था, वेटेज घटी तो 5 मार्क्स का भी हुआ, वेटेज कम हुई तो अब 4 मार्क्स का आता है। मतलब हमेशा ये हाईएस्ट मार्क्स की वेटेज का कंसेप्ट रहा है। एक अकेला क्वेश्चन आता है, जब 6 में आया करता था तो 6 का था, फिर 5 में भी आने लग गया, अब 4 मार्क्स में है तो 4 मार्क्स में आने लग गया। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, वो हो सकता है हमें कुछ मुश्किल लगती हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हो सकता है हम कभी उसमें अटक जाए। ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के क्वेश्चन पर भी हो सकता है हम अटक जाए। लेकिन डेफिनेटली जो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, जिसकी वेटेज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी ज्यादा है, जिसकी वेटेज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी ज्यादा है, एंगल से भी ज्यादा है, उन सबसे आसान कंसेप्ट है ये। मतलब डेफिनेट मार्क्स हैं इसमें। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट मैंने नहीं देखा कि जिसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गलत हो गया। इतना आसान कंसेप्ट है ये। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें जो बेसिक टर्म्स आती है, उसका सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक आइटम है वो है फिगर। पहले हमें इसमें फिगर को प्रेजेंट करना होता है, पहले हमें एक फिगर बनानी होती है। अगर वो फिगर आपकी ठीक हो गई तो कोई रीजन ही नहीं है कि आपका आंसर गलत आ जाए। अब वो फिगर के साथ एक बात और भी आती है, फिगर तो ठीक हो ही, उस फिगर से कंसर्न वैल्यूज, उसकी डायमेंशन भी ठीक होनी चाहिए। तो 2 आइटम इसमें ज्यादा जरूरी हो गई, एक तो फिगर और उस फिगर में मार्क होने वाले एंगल्स या मार्क होने वाला डिस्टेंस या मार्क होने वाली हाइट, मतलब डायमेंशंस। ये 2 आइटम अगर पूरी होगी तो 99% आपका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। 1% का मैंने इसीलिए केस लिया है कि हो सकता है कहीं एज यूजुअल हम मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा बहुत ऑपरेशनल जो पार्ट्स हैं
उसमें अगर गड़बड़ होगी तो बात अलग है, अदरवाइज कंसेप्चुअली आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा। कंसेप्चुअली ये हमारा क्वेश्चन ये सॉल्यूशन गलत हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लरिकल एरर की वजह से आंसर नहीं है तो बात अलग है, इसमें कंसेप्चुअल एरर नहीं हो सकती। और करीबन इसमें 6 या 7 टाइप के डिफरेंट फिगर्स हैं जिसके ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर चलता है, और उनसे बियॉन्ड, उनसे अलग कोई फिगर बनती ही नहीं है। और या मैं ये कहूं अगर बनती है तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो इतना डेफिनेट चैप्टर है ये, और कोई ऐसा साल नहीं हुआ जब इसमें से एक क्वेश्चन ना आता हो, डेफिनेटली आता है। तो बहुत आसान है और डेफिनेट मार्क्स हैं, पक्के पकाए नंबर है। तो हम बात कर रहे थे, इसमें कुछ टर्म्स हैं। एक तो इसमें टर्म यूज होगी लाइन ऑफ साइट। क्वेश्चन में कहीं लाइन ऑफ साइट नहीं लिखा होगा, लेकिन जब आपके स्कूल में ये टीचर इस चैप्टर को पढ़ाएंगे या मैं इस चैप्टर पर बोलूंगा तो बीच बीच में हो सकता है कहीं मैं लाइन ऑफ साइट कहूं। तो लाइन ऑफ साइट, क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़ते ही हो तो तुम्हें पता ही होगा, लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो उस ऑब्जेक्ट से लेकर आपकी आइज तक की जो एक लाइन बनी है उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे सिंपली। एक दूसरा, अब मान लो आप नीचे खड़े हो और नीचे खड़े होकर आपने ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखा, बिल्डिंग के किसी पर्टिकुलर फ्लोर को आपने देखा, या बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देखा, या आसमान में किसी बर्ड को देखा, या आसमान में किसी प्लेन को देखा। आपने नीचे से किसी को देखा। जब आप नीचे से ऊपर देखते हो तो क्या होता है, हमारी गर्दन अपने आप ऊपर उठती है। या तो गर्दन ऊपर होगी या आंखें ऊपर होगी, दोनों में से चीज होगी। वो बहुत ज्यादा हाइट पे है तो हम गर्दन भी उठाएंगे, आंखें भी उठा सकते हैं। कम हाइट पे है तो हो सकता है हम केवल आंखों को ही ऊपर उठाएं। मतलब आंखों का लाइन ऑफ साइट का और गर्दन का ऊपर उठना, या तो ये केस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आप कहीं ऊंचाई पर खड़े हो, बिल्डिंग पर खड़े हो, किसी टावर पे खड़े हो, किसी हाइट पर खड़े हो, और वहां से खड़े होके आपने नीचे एक ऑब्जेक्ट को देखा। वो कितनी भी नीचे हो सकता है। तो जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो क्या होगा, तो बातें होगी। आपकी गर्दन नीचे हो सकती है या आपकी आंखें नीचे होगी। अगर वो हाइट में कम है तो हो सकता है आप केवल आंखों को ही नीचे करो। भाई अब मैं यहां पे खड़ा हूं, फर्श पे देखूंगा तो आंखें नीचे करना मेरा काफी है। लेकिन बिल्डिंग पे अगर खड़े हो और नीचे देखना चाहते हो तो हमें गर्दन नीचे करनी पड़ेगी। तो मतलब आप जब नीचे से ऊपर देखते हो तो हमें अपनी लाइन ऑफ साइट को ऊपर उठाना पड़ता है, और जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो हमें अपनी लाइन ऑफ साइट को नीचे करना पड़ता है, या तो गर्दन के साथ या गर्दन के बिना। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की दूसरी टर्म आ गई, पहली थी लाइन ऑफ साइट। लेकिन दो इंपॉर्टेंट इसमें टर्म यही है जो भी मैंने, एक तो अभी मैंने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं फिर रिपीट करता हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, जब आप ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा, जब आपने नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। जब आप पढ़ रहे होते हो मोबाइल पर, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे होते हो, तो आपका मोबाइल नीचे की तरफ होता है, आपका हेड ऊपर की तरफ होता है, तो आप ऊपर से नीचे मोबाइल की तरफ देखते हो तो मतलब आपने मोबाइल को एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन की पोजीशन में देखा। ठीक है। और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो वह एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसका फिगर से क्या लिंक है, क्वेश्चन में वो ये नहीं बोलेगा कि आपने नीचे से ऊपर देखा या ऊपर से नीचे देखा, वो आपको ये बोलेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपने उस सब्जेक्ट को देखा। वो आपको ये बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन की पोजीशन में आपने उस सब्जेक्ट को देखा। तो जब वो ये कहता है कि जब वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब मुझे ध्यान आएगा कि मैंने ऊपर से नीचे देखा। और जब ऊपर से नीचे देखा तो इसका मतलब क्या हुआ
सामने वाला जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने देखा, सामने वाला वो आपसे हाइट में कम है या ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक बात और भी मैं अभी बोलूंगा। जब मैं बोलूंगा आपसे ज्यादा हाइट में या से कम हाइट में, उससे मेरा मतलब यहाँ पर उस बिल्डिंग से है, उस टावर से है, उस क्लिफ से है, उस माउंटेन से है। इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें अपनी मतलब ऑब्जर्वर की, हमें अपनी ऑब्जर्वर की हाइट को कुछ नहीं मानना होता। तुम्हारी भी एक हाइट है, मेरी भी एक हाइट है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हमें अपनी ऑब्जर्वर की हाइट को 0 मानना होता है कि हमारी कोई हाइट नहीं है, हम सिंपल एक डॉट हैं। हाँ, जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग खड़े हैं उसकी हाइट की बात होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि जब आपने एंगुलर डिप्रेशन में किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो इसका मतलब वो हमारी हाइट से कम है या ज्यादा, तो हमारी से मतलब मैं ऑब्जर्वर की बात नहीं कर रहा हूं। जिस बिल्डिंग पर या जिस क्लिफ पर या जिस माउंटेन पर या जिस टावर पर मैं खड़ा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये ध्यान रखना, हमें इसमें अपनी ऑब्जर्वर की हाइट को एक डॉट, एक शून्य मानना होता है, एक बिंदु मानना होता है। ठीक है, सामने का जिसको देखा उसकी हम हाइट लेंगे। हाँ, हमारी अगर अलग से क्वेश्चन में हाइट स्पेसिफाई है कि एक 5 फीट के या 5.5 फीट के या 6 फीट के ह्यूमन बीइंग ने किसी को देखा, तो हम अपनी हाइट को दिखाएंगे, अदरवाइज हमारी कोई हाइट नहीं है। तो जब मैंने कहा कि क्वेश्चन में आपको बोला गया एंगुलर डिप्रेशन में आपने सामने के सब्जेक्ट को देखा, तो मैं ये ध्यान करूंगा कि एंगुलर डिप्रेशन का मतलब क्या था कि ऊपर से नीचे देखना। और जब ऊपर से मैंने नीचे देखा किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला ऑब्जेक्ट मुझसे हाइट में बड़ा है या नीचे है। तो बिल्कुल, जब मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूं तो मेरी आंखें नीचे होगी, मेरी गर्दन नीचे होगी। तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि सामने वाला मुझसे हाइट में छोटा है, तो हमें उसकी हाइट को अपने से छोटा बनाना है। अपने से मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी कोई हाइट नहीं है, मैं अपनी बिल्डिंग या क्लिफ या टावर या माउंटेन की बात कर रहा हूं। मैं बार बार ये 4-5 इसलिए नाम मैंने लिए क्योंकि इन क्वेश्चंस में तुम देखोगे ज्यादातर क्लिफ, बिल्डिंग, टावर यही यूज होते हैं। एक बात तो मुझे अपनी हाइट ज्यादा बनानी होगी और सामने वाले ऑब्जेक्ट की हाइट को अपने से छोटा बनाना होगा। तो एंगुलर डिप्रेशन का केवल यही इसमें रोल है, सॉल्यूशन में इसका इससे ज्यादा रोल नहीं है, फिगर बनाने का। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में बोलेगा कि मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन में किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो मैं ध्यान करूंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब था। उसका मतलब था कि मैंने नीचे से ऊपर देखा, और जब मैं नीचे से ऊपर देखूंगा तो क्या होगा, मेरी गर्दन या लाइन ऑफ साइट ऊपर उठेगी। ऐसे क्यों उठी? क्योंकि सामने वाला जिसको भी मैंने देखा वो मेरे से हाइट में ज्यादा है, या मेरे से हाइट में ज्यादा वो पोजीशन पे स्टैंडिंग है। ठीक है, यहां पे मेरे से मतलब जिस पर मैं खड़ा हूं उससे है, मेरी हाइट कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो मैंने नीचे से ऊपर की तरफ देखा, नीचे से ऊपर की तरफ इसलिए देखा कि जिसको मैंने देखा वो मेरे से ज्यादा हाइट पर है, तो मुझे उसे अपने से ज्यादा ऊंचा बनाना है फिगर में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का सिर्फ इतना ही रोल है, इससे ज्यादा रोल नहीं है। और अगर हमारी फिगर विद डायमेंशन ठीक हो गई तो 99% सॉल्यूशन तो कहीं नहीं हिलेगा। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, हर साल देखा करता हूं, किसी स्टूडेंट का आने वाले टाइम में जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है तो ये चीज बहुत अच्छी टिप्स पे आ जाती है, और उसके बाद तो ऐसा लगता है हम बेकार इसको अटेम्प्ट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसको तो हम कर ही लेते हैं, हमसे क्यों बार बार करवाया जा रहा है। तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस इसमें डेवलप होता है। तो जैसा मैंने बताया था कि इसमें 6 या 7 टाइप की फिगर है, उनमें से हम डेली एक एक फिगर के ऊपर करेंगे बात। तो आज एक फिगर के ऊपर काम मैं यहां पर करता हूं। इन क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिकल होकर के चलना है, क्योंकि कहानी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी ये कहानी बताएगा उसमें अपने आप को रखो, उसमें अपने आप को रखो कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो आराम से फिगर बनेगी जो मैंने देखा है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ऑब्जर्वर यानी मेरी, जिसने भी किसी ऑब्जेक्ट को देखा उसकी हाइट कुछ नहीं बनानी, वो खुद देगा तो बना देंगे, वरना हम अपने आप को एक केवल
डॉट इसमें मारेंगे। हमारी औकात, हमारी हैसियत इन क्वेश्चन में एक डॉट से, एक जीरो से ज्यादा नहीं है। इसमें ज्यादा यूज होगा क्लिफ, हाइट बनेगी, टावर हाइट बनेगी, ट्री हाइट बनेगी, टेम्पल हाइट बनेगी, मतलब बिल्डिंग की बात कर, टेम्पल भी एक बिल्डिंग ही है, टावर है, क्लिफ है, माउंटेन है, इस टाइप से टर्म्स यूज होगी, उसको आपको हाइट बनाना है। या आप किसी एरोप्लेन में बैठे, एरोप्लेन से नीचे देखा तो वो हाइट पे बनेगा आपका। तो अपने आप को उस कहानी में रखो कि मैं ये सब कर रहा हूं, आराम से फिगर बनेगी। जैसे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 204, एनसीईआरटी पेज नंबर 204, इस पर एक क्वेश्चन नंबर 13 है। सभी एनसीईआरटी बेटा निकाल लेना, एनसीईआरटी पेज नंबर 204 उस पर जाना। इस 204 का क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखो। ये कहता है कि आप एक सी के साथ लाइट हाउस 75 मीटर हाई है, लाइट हाउस 75 मीटर हाई है, आप उस लाइट हाउस के ऊपर खड़े हो गए। वहां से खड़े होकर के आगे ये कहता है आपने सी में दो शिप्स को देखा, और वो शिप एक के पीछे एक थी, एक ऐसे थी, एक उसके पीछे थी, दो शिप्स थी, एक यहां थी, एक यहां थी, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। दो शिप्स को देखा उस लाइट हाउस के ऊपर खड़े होकर एंगुलर डिप्रेशन की पोजीशन में। अब डिप्रेशन का क्या मतलब है, ऊपर से नीचे देखा, ठीक है। चलो, अब वो कहता है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो एग्जैक्टली लाइट हाउस यहाँ है, तो मेरे सामने ऐसे देखेंगे हम लोग, दो शिप्स को आगे पीछे देखा। अपने आप को इस कहानी में रखो। अब वो कहता है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताओ। अब मैं ये चाहूंगा 1 मिनट मैं तुम्हें देता हूं, इस क्वेश्चन की अपने लेवल पे फिगर बनाओ। इस प्रॉब्लम की क्वेश्चन नंबर 13 है पेज नंबर 204 पर। 1 मिनट मैं तुम्हें देता हूं, इसकी अपने लेवल पर फिगर बनाओ, जैसे बना सकते हो बनाओ। तो अब मैं शुरू करता हूं। ये आपकी रिवर हो गई। रिवर मैंने वैसे समझाने के लिए बनाई है, फिगर में बनाना नहीं होता, बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है। ये मैंने यहां पे बनाया एक लाइट हाउस, उसने कहा 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ठीक है, ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस हो गया। अब यहां पर मैं खड़ा हूं, और यहां खड़े होकर के मैंने रिवर सी में दो शिप्स को देखा एक दूसरे के पीछे। एक शिप यहां थी, एक शिप यहां थी। मैंने एक इस शिप को देखा, फिर मैंने ये वाली शिप को देखा। जैसा उसने कहानी में बताया वैसे मैंने किया। उसने कहा सी के साइड में एक लाइट हाउस था, वो एक 75 मीटर हाई था, इसके ऊपर मैं खड़ा हुआ। यहां से खड़े होकर के मैंने सामने दो शिप्स को देखा, एक के पीछे एक यहां शिप थी, एक उसके पीछे थी। चलो, ये लाइन सीधी बन गई। अब इसने कहा एंगल है 30 एंड 45 डिग्री। अब ये ध्यान रखो, एक प्रैक्टिकल बात मैं समझा रहा हूं, क्योंकि उसने नहीं कहा कि आगे वाला एंगल 45, वो किस शिप का एंगल 45 है और किस शिप के साथ 30 है। उसने ऐसा नहीं बताया कि फर्स्ट के साथ 45 है या सेकंड के साथ 45 है। तो इसको हमें अपनी कॉमन सेंस से समझना है। अब जैसे मेरा देखो ये हाथ ऐसे बिल्कुल सीधा है, अभी कितने पर है 90 डिग्री पर। अब थोड़ा ऐसे हुआ, मान लो ये साइड है, अभी क्या हुआ 90 से कम हुआ, अब थोड़ा और भी झुका और भी कम हो गया,
अब थोड़ा और झुका, और भी कम हो गया, अब और झुका, और भी कम हो गया, अब और झुका, और भी कम हो गया। तो हमने ये देखा जब आपका ये चीज बिल्कुल स्ट्रेट है तो एंगल 90 है। जैसे जैसे ये ज्यादा झुकता गया एंगल कम होता गया, जैसे जैसे इंक्लिनेशन इसका कम होता गया एंगल कम होता गया। ठीक है ना? तो जितना इंक्लिनेशन ज्यादा होगा एंगल उतना ही छोटा मार्क होगा, इसका मतलब वो एंगल उतना पीछे चलता जाएगा। तो यहां पर एक सी के साथ 45 था, एक सी के साथ 30 डिग्री बताया गया। तो जितना आपकी शिप इस हाइट के नजदीक आती जाएगी आपका इंक्लिनेशन कम होता गया। ठीक है ना? यहां पे देखो, यहां इंक्लिनेशन कम है, यहां इंक्लिनेशन ज्यादा है। ये ज्यादा झुका हुआ है और ये कम झुका हुआ है। कम झुका हुआ एंगल बड़ा होना चाहिए 45 डिग्री, और जो ज्यादा झुका हुआ है वहां पर एंगल छोटा होना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है ना? और पीछे हटेगा इंक्लिनेशन और ज्यादा हो जाएगा, एंगल और पतला हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। जितना नजदीक जाओगे इंक्लिनेशन आपका कम होगा और एंगल बड़ा होगा। जितना पीछे हटोगे इंक्लिनेशन ज्यादा होता चला जाएगा, झुकाव ज्यादा हो जाएगा, एंगल पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब उसने कहा, ये तो हो गई बेटा देखो फिगर। अब उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब दो शिप्स कौन कौन सी थी? ये वाली और ये वाली। इनके बीच का डिस्टेंस मांगा गया, सिर्फ इतना। इसकी नेमिंग करते हैं। एक तो यहाँ राइट एंगल मार्क करना जरूरी है, नहीं मार्क हुआ तो एग्जाम में हमारा आधा मार्क्स कट सकता है। ए बी सी और डी, ये याद रखो, मैं फिर रिपीट करता हूं, यहां पे राइट एंगल मार्क होना जरूरी है। अब उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, शिप्स कौन सी है? सी और डी। तो हमसे क्या मांगा गया है? सी डी मांगा गया। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की इसने बात की, ऊपर से नीचे देखा, एग्जैक्टली ऊपर से नीचे देखा, तो मेरी यहां लाइन ऑफ साइट है, सॉरी ये मेरी आईज है, यहां मैंने सब्जेक्ट को देखा तो लाइन ऑफ साइट ये वाली हो गई। जब मैंने शिप को देखा, यहां मेरी आईज है और यहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट ये हो गई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आपको बोलेगा तो फिगर में आपको एक काम और करना है। यहां जो ना आपका ये साइट है, यहां से हॉरिजॉन्टल पे पैरेलल बनानी जरूरी है। सॉल्यूशन का इसमें कोई रोल नहीं है, मार्क करना इसको जरूरी है। अगर ये वाली लाइन, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखा तो हमने ऊपर से ही है, इसलिए इसको बनाना होता है। अगर ये मार्क नहीं हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन की लाइन ये वाली, तो एग्जाम में आपके मार्क्स पूरे भी खत्म हो सकते हैं। फिगर सही है, आंसर भी ठीक आएगा, स्टेप भी ठीक होंगे, लेकिन ये अगर मार्किंग नहीं है तो हो सकता है एग्जामिनर पूरा 0 दे दे। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हो तो हॉरिजॉन्टल की पैरेलल ये वाली बनानी जरूरी होती है। ठीक है? चलो, तो ये तो हुई बात बेटा फिगर की। फिगर और उसके साथ डिप्स, ये अभी फिलहाल आजकल 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स में जो इसका वेटेज है, 1 मार्क्स तो है फिगर का इंट्रोडक्शन और उसका एक्सप्लेनेशन, सॉरी फिगर और उसका इंट्रोडक्शन। 3 मार्क्स का आपका बाकी सारा सॉल्यूशन चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप, पहले मैं 1 मार्क की बात पूरी करता हूं। फर्स्ट स्टेप पे तो आपने फिगर बना दी। अब इसके साथ इसके थोड़ा आपको इसको एक्सप्लेन करना है, फिगर में कौन सी चीज क्या है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, मेन आइटम लिखोगे क्या कि इन फिगर ए बी इज द लाइट हाउस, सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ द शिप्स। बस, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बनाने को क्वेश्चन में जो कहानी लिखी है वो ऐसे कैसे लिखी जा सकती है, लेकिन उतना सब करने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 2-3 बातें लिखो कि ये मेरा लाइट हाउस है और ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अब जहां तक सॉल्यूशन की बात है, हर फिगर का अपना अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया है, उसको हमें अपनी हैबिट में लाना है। हमारा सॉल्यूशन फंसता नहीं है और स्टेप बाय स्टेप वो आराम से फ्लो में निकलता चला जाता है। अब आपको करना क्या है, आप एक तो इसमें 2 राइट एंगल इन्वॉल्व होने चाहिए। यहां पर कितने राइट एंगल नजर आ रहे हैं? 2। कौन कौन से?
एक ए बी सी ये राइट ट्रायंगल है, और एक ए डी बी एक ही राइट ट्रायंगल है। दो राइट ट्रायंगल है, एक ए सी बी और एक राइट ट्रायंगल ए डी बी, केवल दो राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ए सी डी कोई राइट ट्रायंगल नहीं है। ठीक है ना, चलो, तो एक राइट ट्रायंगल ए सी बी और एक राइट ट्रायंगल ए डी बी। अब इन ट्रायंगल में आप केवल दो आइटम के बारे में सोचोगे, एक हमारे पास कौन सी साइड है, एक दूसरा हमें कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है। केवल दो बातें आपको सोचनी है, एक हमारे पास कौन सी साइड की इंफॉर्मेशन है, दूसरा कौन सी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखते हैं यहां पर ये हाइट यानी परपेंडिकुलर हमारे पास है, परपेंडिकुलर की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। निकालना क्या है, क्या ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, नहीं ये हमसे नहीं पूछी गई। क्या ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, नहीं ये भी हमसे नहीं पूछी गई। तो क्या पूछा गया, ये पूछा गया CD। CD क्या है, इस पूरे बेस का एक पार्ट है। CD क्या है, इस पूरे बेस का एक पार्ट है। तो हमने देखा कि भाई परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस मुझे निकालने के लिए बोला गया है, तो P और B का झगड़ा यहां पे होगा। तो हम ये सोचेंगे नेक्स्ट स्टेप कि P और B ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किस में आता है। क्या P और B साइन में आता है, नहीं, साइन था P/H। क्या P/B cos थीटा का रेशियो है, नहीं, cos थीटा का रेशियो था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या P और B tan थीटा का रेशियो है, बिल्कुल, tan थीटा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। तो हमने ये सोचना है पहले स्टेप में कौन सी साइड मुझे दी गई है, प्रेजेंट में परपेंडिकुलर मुझे दिया गया। फिर मैं सोचूंगा कौन सी साइड मुझे फाइंड आउट करनी है, बेस मुझे फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड स्टेप में मैं ये सोचूंगा कि P और B ये दोनों किस में आते हैं, तो डिसाइड हुआ tan थीटा में आते हैं। तो डिसाइड हुआ थर्ड स्टेप कि ये सॉल्यूशन पूरा tan थीटा से इसकी मुक्ति होगी, तो tan थीटा से इसकी मुक्ति करवाते हैं। इन्वॉल्व होंगे केवल राइट ट्रायंगल। अब यहाँ दो राइट ट्रायंगल है, चाहो पहले ABD से शुरुआत कर लो, उसके बाद ABC को ले लो, या पहले ABC को ले लो उसके बाद ADB को ले लो, हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पहले ADB पर काम करते हैं उसके बाद ACB पर काम करते हैं, तो ये सॉल्यूशन हमारा 3 स्टेप में जाके खत्म होगा। और अगर हम पहले ACB पर करें काम उसके बाद ADB पर करें काम, तो ये केवल 2 स्टेप में खत्म होगा। तो इस फिगर में हम पहले ACB पर करेंगे काम, उसके बाद बड़े वाले फिगर पे करेंगे काम। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ट्रायंगल ACB। और अभी हमारा डिसीजन हुआ था कि इस क्वेश्चन को हम हमारा किससे चलेगा, tan थीटा से। तो tan थीटा से शुरुआत करते हैं। थीटा आपका किस पर है, C पर है ना, तो यहां C मार्क करेंगे। और परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, CB। परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस क्या है, CB। ओवर। चलो, अभी तो हमने जो यहां पे रेशियो था उसको लिखा, अब जो जो इसमें वैल्यूज है उसको ले लेते हैं। C कितना है, 45 डिग्री। AB कितना है 75। CB कितना है, हमें नहीं पता। चलो, अब tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। याद आ गया। इसमें तुम देखोगे 2 आइटम यूज होगी, रेशियो और एंगल, बस और कुछ नहीं होगा। तो tan 45 होता है 1, ये 75 अपॉन CB। अब क्या करें, CB निकाल लेते हैं, आ जाएगा। तो CB आ गया 75, CB आ गया 75, इसको यही होल्ड कर देते हैं। चलो, इसका तो जो होना था हो चुका। अब ले लेते हैं बड़े वाला राइट ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD। अच्छा, एक बात हो, राइट ट्रायंगल है तो राइट भी साथ में लगाओ। इन राइट ट्रायंगल, ये भी जरूरी है। चलो, हमने यहां पे देखा था कि भाई परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस की हमसे बात कर रहा है, तो P और B दोनों किस में आते हैं, tan थीटा में।
इसको भी उसी से करते हैं। एंगल किस पर है? डी पर, तो यहाँ थीटा क्या होगा? डी। इसका परपेंडिकुलर ए बी और बेस कौन सा है? पूरा बी डी। बेस तो पूरा बी डी होगा ना इसका। चलो अब जो वैल्यू है डलवाओ। डी कितना भाई? 30 डिग्री। ए बी कितना है? 75 अपॉन बी डी। बीडी को यहाँ पे डीसी प्लस सीबी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी ना करना, या तो डालना ही मत। यहाँ पे कभी इसको स्प्लिट ना करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद देखेंगे इसको। चलो tan 30 क्या होता है? 1/√3, 75 अपॉन बीडी। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब तो सिंपली आपके क्लरिकल ऑपरेशनल स्टेप आ गए, दिमाग का काम खत्म। दिमाग का काम या तो फिगर बनाने पर था या इसको डिसाइड करने पर था कि किससे चलेगा। इसके बाद तो सिर्फ आपके क्लरिकल स्टेप बचते हैं। तो ये हुआ बीडी इक्वल 75√3। ठीक है, चलो बीडी को क्या लिख सकते हैं आप? CD प्लस CB। क्रॉस, ये आदत डाले ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको स्प्लिट करना। ठीक है, जब आपको स्कूल में चैप्टर करवाया जाएगा, या हो सकता है कुछ के स्कूल में हो भी गया हो, तो मैं क्योंकि हर साल ऐसा देखता हूं, स्कूल टीचर्स यहीं पर इसको स्प्लिट करवाते हैं और यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं। और फिर मैंने देखा है करीबन 40%, 30 to 40% स्टूडेंट्स को मैंने देखा है यहीं की यहीं स्प्लिट करके और यहीं की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर वो स्टूडेंट 30 to 40% गलती कर देते हैं, हो जाती है उनसे। तो तुम्हें वो आदत बिल्कुल भी नहीं डालनी। चलो बीडी को हमने लिखा BC प्लस CB इक्वल 75√3। DC है हमारे पास? नहीं, ये तो फाइंड आउट करके देना है। CB है हमारे पास? हाँ, CB अभी निकाला था, 75 इज इक्वल टू 75√3। आ गया CB। ये DC डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, इसको यहां लाके माइनस करा तो आंसर आ गया। तो BC इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन आ गया, तो आंसर आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। साथ में मीटर जो भी हो उसकी यूनिट वो आपको लगाना नहीं भूलना। और लास्ट में अब स्टेटमेंट में आंसर छोड़ेंगे कि हेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज दिस मीटर। लास्ट में स्टेटमेंट तीन बातें, एक तो फिगर विद डायमेंशन पहला स्टेप, दूसरा उसकी एक्सप्लेनेशन जिसमें मैंने बताया कि मेन आइटम लिखोगे कि ये मेरा टावर है, ये मेरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, या C and D आर द पोजीशन ऑफ द शिप्स। बस फिर उसके बाद इन राइट ट्रायंगल शुरू कर दिया, इन राइट ट्रायंगल शुरू कर दिया, लास्ट में जो आएगा स्टेटमेंट के साथ आंसर डालनी है। हेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज दिस मीटर। ये है 4 मार्क्स, सस्ते, सुंदर और एग्जैक्टली टिकाऊ, गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, कहीं कोई अगर दिक्कत आए तो अपने ऑडियो मैसेज से या फोन कॉल से मुझसे दोबारा इसको डिस्कस कर सकते हो। अब इसमें बेटा इस टाइप की फिगर में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहली टाइप, आपको ये दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा, या दूसरी टाइप, आपको ये दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको ये चीज दे दी, ये पूछ लेगा, या उल्टा ये दे देगा, ये पूछ लेगा। 2 टाइप बनती है। तो जरा इसके दूसरी टाइप का भी मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूं। बाकी जितना भी मैंने इसमें बताया है, लिखा है, ये इसका अपने आप में कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, इससे तुम्हें नहीं हटना, इतना तो तुम्हें करना ही है। NCERT पेज नंबर 201, NCERT पेज नंबर 201 पर एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5। एक बार इसे पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 5,
और बाई चांस एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट भी है, जो इस टाइप की हम फिगर कर रहे थे, इस टाइप की फिगर में एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की स्टोरी वाला क्वेश्चन। अब इसने कहा द शैडो ऑफ ए टावर, पहले तो एक टावर खड़ी कर लेते हैं। ये हमने एक टावर खड़ी कर दी। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब इसको एक बार समझते हैं। अब मान के लो, तुम्हें पता ही है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो किसी पोजीशन पे सन है, ठीक है, कहीं ना कहीं बिल्डिंग की शेडो आ ही रही होगी। चलो, अब जैसे ही उस सन की पोजीशन थोड़ा चेंज होगी, शेडो लंबी हो जाएगी, है ना, शेडो लंबी हो जाएगी। या हम इसको ऐसे कहें कि मान लो एक पर्टिकुलर हाइट का पोल है, उसके पीछे लगा दिया एक बल्ब एक पर्टिकुलर हाइट पर। फिलहाल या तो मैं ये कहूं कि अगर ये एक मान लो पोल है और अभी मैंने इतनी हाइट पर इसके पीछे लगा दिया एक बल्ब, ठीक है, जब अब लगा दिया तो इस पोल की आगे हाइट आएगी। चलो, दूसरी बात, अभी ये बल्ब था यहां पर, अब इस बल्ब को मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। अब नीचे करने से क्या होगा, शेडो लंबी हो जाएगी। यहां था, अब थोड़ा और भी नीचे कर दिया, शेडो और भी लंबी हो जाएगी। और नीचे कर दिया, शेडो और भी लंबी हो जाएगी। और नीचे कर दिया, शेडो पूरी लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसने ये चीज कहा कि एक टावर है और पहले सन की पोजीशन जहां भी थी, उस पोजीशन पर फिलहाल एंगल 30 डिग्री था। जो भी शेडो थी वो 30 डिग्री थी। लेकिन जैसे ही, नहीं सॉरी, मैं एक बार और पिक करता हूं। फर्स्ट पोजीशन पर सन की पोजीशन जहां भी थी और उसकी वजह से जहां तक भी लेंथ ऑफ शेडो थी, मान लो सन की पोजीशन अभी यहां पर है, शेडो यहां तक आई, ठीक है, यहां तक आने पर ये एंगल इसने बताया कि 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। ये टावर है, सन की पोजीशन यहां पर है, यहां होने से शेडो इतनी लंबी आई है और यहां तक जहां तक भी ये शेडो आई, वहां से इस टावर तक का जो एंगल था वो 60 डिग्री था। अब इसने कहा जब ये ऑल्टीट्यूड, जब ये एंगल 60 से 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री कब हुआ, जब और पीछे हटेगा, जब वो उसका एंगल 30 डिग्री हुआ, यहां पर जब ये 30 डिग्री हुआ तो शेडो पहले से 40 मीटर और ज्यादा लंबी पाई गई। पहले शेडो यहां तक थी, लेकिन जब एंगल 60 से 30 हुआ, और 30 छोटा एंगल कब होगा, जब और पीछे हटेगा, जब और ज्यादा झुकाव होगा, जब इंक्लिनेशन ज्यादा होगा। जब वो पीछे हटा, एंगल 30 हुआ, तो शेडो पहले यहां तक थी और उसके बाद वो 40 मीटर और लंबी हो गई। पहले यहां तक थी, फिर यहां से 40 मीटर और लंबी हो गई, सिर्फ यहां से यहां इतनी लंबी शेडो और हो गई। अब इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी सी और डी। ये दूसरी फिगर आ गई, मतलब उसी फिगर में दूसरी टाइप कि आपको ये फाइंड आउट करना और ये हमें दिया गया है। ठीक है, चलो यहां पे राइट ट्रायंगल का साइन हमें मार्क ही करना है जरूर। तो अब इसको देखते हैं। वही सबसे पहले तो मैं दो राइट ट्रायंगल ढूंढूंगा, वो ये रहा एसीबी और एडीबी। नेक्स्ट, अब मैंने जैसे कहा था कि इसमें पहले इसी ट्रायंगल पे काम करना चाहिए, दो में हो जाएगा काम, उसके बाद लंबे वाले को लेना चाहिए। तो वही ये परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है। बेस पूरा नहीं है लेकिन पार्शियल तो है मेरे पास, आगे वाला पोर्शन तो है ही, पूरे बेस का एक पार्ट तो है ही ना मेरे पास। तो परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है और बेस की एक पार्शियल इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो पी और पी दोनों किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं। तो डिसाइड हुआ ये क्वेश्चन में पूरा tan थीटा से होगा। तो आगे वाला ट्राइंगल एसीबी में चलते हैं। इन राइट ट्राइंगल
ACB, एंगल किस पर है? C पर, तो थीटा क्या हुआ? C। tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस कौन सा है? CB। अब जो वैल्यूज लगाते हैं, tan C है हमारे पास, बिल्कुल वो है 60 डिग्री, AB है नहीं, CB है वो भी नहीं। चलो tan 60 क्या होता है? √3। AB है नहीं, CB है वो भी नहीं। चलो अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कराओ, CB √3 इक्वल AB। ठीक है, चलो यहां तक तो जो हम बिगाड़ सकते थे बिगाड़ दिया, इसको यही छोड़ दो, ये एक काम और भी करते हैं, यहां से CB को अलग कर दो, यहां से इस CB को अलग कर दो, तो √3 का आएगा? नीचे ही आएगा ना। अब मैंने CB को ही क्यों अलग किया, वो आने वाले स्टेप में हमें समझ आएगा क्यों है। AB ही को क्यों नहीं छोड़ा, इस पे क्यों लेकर के आए, आगे वाले स्टेप में देखते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है? बड़े वाला राइट ट्राइंगल ABD। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD एंगल किस पर है? D पर। एंगल D इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD। जो वैल्यू से डलवाओ, tan D कितना है? 30 डिग्री। AB है नहीं, BD है नहीं, यहां पर BD को स्प्लिट नहीं करना, क्रॉस के बाद करेंगे, ठीक है, याद रखा। tan 30 क्या होता है? 1/√3। AB कितना है? नहीं पता। BD कितना है? नहीं पता। अब पहले कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हुआ BD इक्वल √3 ऑफ AB। अब यहां स्प्लिट कर दो इसको, BD क्या है? DC प्लस CB इक्वल √3 ऑफ AB। ठीक है, अब आ जाओ, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है AB हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसे बचा के चलेंगे। CD और CB, क्या CD है हमारे पास? बिल्कुल, कितना है? 40 प्लस, अब CB या AB, अब समझो इसको जो मैंने कहा था, ये AB, अगर ये AB मेरा क्या है? √3 CB। अब अगर मैं इस AB की जगह ये √3 CB फर्स्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो यहां क्या होगा? CB आएगा, यहां पे भी CB है, तो इससे क्या आएगा? मेरा CB की वैल्यू आएगी। क्या आएगा? मेरा CB आएगा। तो क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या CB हमें निकालना था? क्या ये CB हमसे पूछा गया था? नहीं, जो निकालना नहीं था वो हमने अभी निकाल दिया। अब निकालना तो AB था, फिर CB की वैल्यू को आप वापस कहीं रखोगे, तब वो AB आ पाएगा। तो इसका मतलब CB हमारी जरूरत नहीं है, तो हम उसको क्यों छेड़ें? तो इसलिए हमने इसको कहा कि इसको छेड़े मत, इसको यूज नहीं करना, हमें इसको यूज करना। इसीलिए मैंने CB अलग से किया यहाँ पर, कि AB फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ CB को ही ना करेंगे रिप्लेस। तो CB क्या है? यहां से AB/√3, तो इस CB को इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया हमने, AB/√3 √3 ऑफ AB। अब देखो इस पूरी लेन में क्या आया? AB ही आया, और अब AB ही आएगा। अदरवाइज क्या होता है? AB को रिप्लेस करता तो CB आता, जो फाइंड आउट ही नहीं करना था, एक स्टेप बढ़ा दिया हमने, तो वो काम नहीं करना, उससे हमें बचना है। तो खैर, अब यहां पर AB फाइंड आउट ये किया जा सकता है, ऑपरेशनल इफेक्ट्स लगेगा, तो ये हो गया 40 √3 AB माइनस AB/√3। AB कॉमन निकालो, 40 एलसीएम में ले लो, 3 माइनस 1, एलसीएम भी साथ साथ निपटाओ, तो कितना हो गया? 2। तो ये हो गया तुम्हारा 40/√3/2 इक्वल AB। तो आंसर आ गया 20√3 मीटर। आंसर आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, तो सारे तुमने देखे, वही के वही स्टेप है, कोई चेंज नहीं है, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, स्टेप उतने ही लगेंगे, स्टेप उतने ही यूज हुए हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आया। और ज्यादातर तुम देखोगे, ज्यादातर एग्जाम में
इस फिगर के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर इसी टाइप का आता है कि वो ये देगा, ये पूछेगा, ज्यादातर यही वाली टाइप आती है इसमें। तो आज हमारे ये 2 क्वेश्चन हुए हैं। ये पहले तो सबसे पहले मैं टोटल 4 क्वेश्चन में दूंगा आज के असाइनमेंट के नाम पर। 2 तो यही वाले करने हैं तुम्हें एज इट इज, 2 और मैं दूंगा बिल्कुल इसके जैसे। पर्पस है कि चीफ टिप्स पर आ जाए, हाथ सेट हो जाए, हमें करना आ जाए। लेकिन ये दोनों के दोनों क्वेश्चन तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि इंडिपेंडेंटली करो, बिना सॉल्यूशन को देखे। एक बार समझ लो, सुन लो, उसके बाद लेकिन करना अपने आप। इन 2 क्वेश्चंस को अगर हमने अपने आप कर लिया तो फिर आगे 2 वाले क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो पाएंगे। तो इसके साथ आज के सवाल यहीं समाप्त। नेक्स्ट फिगर कल। धन्यवाद।